काफ़ी ठंड बड़ी रात थी। स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रात्रि में कुत्तों के रोने की आवाज़ें वातावरण को काफ़ी भयानक बना रही थी। बसंत ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी के कैलेंडर में 27 जनवरी और टाइम 1:10 हो रहा था। उसने पटरियों की तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। ट्रेन का अभी तक कोई पता नहीं था। शायद कुछ देर में आ जाएगी, ऐसा सोच बसंत अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाने लगा। कुछ ही दूर पर उसे एक लड़की दिखाई दी। कुछ लोग साए की तरह उसके आसपास मंडराते हुए दिखाई दिए। उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ बसंत ट्रेन के इंतज़ार में बैठा रहा। कुछ ही पलों में ट्रेन की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। रात के तकरीबन 1:25 पर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। बसंत अपनी बोगी S5 में चढ़ गया, मगर ये क्या, पूरी बोगी तकरीबन खाली पड़ी थी। बसंत ने गहरी सी सांस ली और फिर अपने सीट 18 नंबर पर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में उससे बोगी के अंदर कुछ और लोगों की चढ़ने की आवाज़ें आईं। चलो अच्छा है, कम से कम कुछ लोग तो आए, ऐसा सोचते हुए वो सोने की तैयारी करने लगा। कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में भागी जा रही थी। इसी बीच 3 बजे उसकी नींद अचानक एक चीख की आवाज़ सुनकर खुल गई। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसने एक लड़की को अपनी तरफ भागते हुए देखा। उसके पीछे 4 लोग थे। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो गुंडे टाइप के लोग थे। लड़की बदहवास सी भागते हुए ट्रेन के दरवाजे तक जा पहुंची। इससे पहले कि बसंत कुछ सोचता, उसने नीचे छलांग लगा दी और इसके साथ ही बसंत की अचानक नींद खुल गई। अपनी आंखों को मलते हुए बसंत ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि जिस लड़की को बसंत ने सपने में देखा था वही लड़की दरवाजे पे खड़ी थी और वो बसंत की तरफ एक आशा भरी नज़रों से देख रही थी। कुछ क्षणों के बाद उसने एक तेज चीख के साथ ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। वो दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचा। जब उसने दरवाजे से नीचे झांका तो अंधेरे में उसे कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि गाड़ी उस वक्त किसी पुल के ऊपर से गुजर रही थी। ट्रेन पूरी तरह भरी हुई थी। रात्रि के करीब 3 बज रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। उसने जो सपना देखा वो 27 जनवरी की थी और उस सपने में लास्ट में उसने सबसे अंत में जिस लड़की को उसने ट्रेन से नीचे कूदते हुए देखा, नींद खुलने के बाद उसी लड़की को उसने जीवित अवस्था में देखा और फिर उसके सामने उसी प्रकार से वो दोबारा कूदी। इतना तो वो समझ चुका था कि उसने अभी तक एक भयानक सपना देखा था, लेकिन जागते हुए हालत में उसने जो कुछ देखा वो क्या था। उस मध्य रात्रि में अगल बगल के सारे पैसेंजर अपनी अपनी सीटों पर सो रहे थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे वो अपने स्टेशन उतरा और रात की घटना को सोचते हुए घर चला गया। इसके बाद अक्सर उसे सपने में वही चीज़ें दिखाई देने लगी जो उसने ट्रेन में देखी थी। वही लड़की, वही चीख और वही कूदना। कुछ नहीं समझ पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस दिन से वो स्वप्न देखा था उसके बाद से ये सपना हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। उसने अपने इन घटनाओं का जिक्र अपने दोस्त विनोद से किया। क्या बात कर रही है यार तू? ऐसा कब से हो रहा तुम्हारे साथ? कितने दिनों से? यार पिछले 2 हफ्तों से। और जब से मैंने वो स्वप्न देखा है तब से हर दूसरे तीसरे दिन ये सपना मुझे परेशान कर रहा है। यार अगर ऐसी बात है तो फिर इसका एक ही मतलब निकलता है, वो लड़की कोई आत्मा है और वो तुझसे कोई मदद मांगना चाहती है। हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुन, एक काम हो सकता है। सबसे पहले 27 जनवरी की रात को उस ट्रेन में कितने लोग सफ़र कर रहे थे, हमें इसकी लिस्ट निकालनी होगी। और दूसरी, जहाँ पे वो लड़की कूदती है उसका एक लोकेशन निकालना होगा। हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। ट्रेन 1:45 बजे खुली थी और 3 बजे जब मेरी नींद खुली तो वो लड़की वहाँ से जंप की थी। यानी इस सवा घंटे में ट्रेन तकरीबन 50 या 40 किलोमीटर चली होगी। और इसके बीच में सिर्फ एक ही पुल आता है जो एक बरसाती नाला है।
आमतौर पे वह हर मौसम में सूखा रहता है, लेकिन बरसातों में उसमें अच्छी खासी पानी होती है। तो अगर ऐसा है यार, तो हमें उस नाले तक जाना होगा जहाँ उस लड़की ने छलांग लगाई थी, तभी सच्चाई की परत खुलेगी। दोनों ने आपस में सहमति जताई। ठीक है। रेलवे के रिजर्वेशन रिकॉर्ड से इतना तो पता चल गया कि 27 जनवरी की रात उस बोगी में 5 लोग सफ़र कर रहे थे। 4 अन्य लोग और एक लड़की थी, श्यामली। श्यामली का एड्रेस नोट कर वो दोनों उसके एड्रेस पर जाने के लिए निकले। श्यामली का घर एक छोटे से कस्बे में था। पूछताछ करते करते उसके घर तक दोनों पहुंच गए। घर वालों से बात करने पे पता चला अंतिम बार वो 26 जनवरी को अपने कॉलेज में देखी गई थी। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। वैसे तो घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी थी, मगर उस दिन से आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला। ये जान दोनों हैरान रह गए। उन्हें काफ़ी दुख हुआ ये जानकर कि जिस बेटी के इंतज़ार में परिवार वाले आस लगाकर बैठे हैं, शायद वो अब इस दुनिया में नहीं और उसी की आत्मा इनसे मदद मांग रही है। खैर, वहाँ से वापस आकर विनोद ने अगले दिन पुल के पास जाने की बात कह करके चला गया। काफ़ी बोझिल मन से बसंत उस दिन सो पाया। अगले दिन विनोद ने दरवाजे पर दस्तक दी। बसंत पहले से तैयार बैठा हुआ था। उन दोनों ने मोटरसाइकिल उठाई, जहाँ पे इन्हें शक था, जाने के लिए निकल पड़े। वो एक सूखा हुआ नाला था। नाले में पानी बिल्कुल नहीं था और झाड़ियों के आसपास किसी लाश के सड़ने जैसी बदबू फैली हुई थी। दोनों उस बदबू की तरफ आगे बढ़े। जहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी, उसके बीच में पहुँचने पे दोनों सन्न रह गए। सड़ी गली हालत में एक कंकाल झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई थी। कपड़ों से वो किसी लड़की का प्रतीत होता था। दोनों समझ चुके थे, हो न हो ये वही है। काफ़ी भारी मन से विनोद और बसंत शामली के फिर से घर पहुँचे। उन्होंने पूरे परिवार को बैठाया और सारी बातें विस्तार में बताई। जो कुछ स्वप्न में देखा था उससे लेकर और जो कुछ आज वो देखकर आ रहे थे। शामली के परिवार में रोना और चीखना शुरू हो गया। पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आई। पुलिस ने सारी बातें विस्तार से सुनी और फिर विनोद और बसंत के निशानदेही पे शामली की लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई कि वो शामली की ही लाश थी। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि उसको मारा किसने। बसंत ने बताया कि उसने स्वप्न में देखा था कि 4 लोग थे और जब उसने इंटरनेट से रेलवे के वेबसाइट को खंगाला था तो उस दिन भी 4 लोग उसके साथ सफ़र कर रहे थे। हालांकि ऐसी बातों को पुलिस मानती तो नहीं, फिर भी उनके सामने चारा कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने उन 4 के एड्रेस को ट्रेस किया और एड्रेस से जब उनके घर पहुँचे तो पता चला कि वो 4 अपने घर पिछले 1 हफ्ते से नहीं आए हैं। साथ में ये भी पता चला ये 4 उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे जिसमें शामली पढ़ती थी, जिसमें एक का नाम रणबीर था और बाकी 3 उसके दोस्त थे। रणबीर थोड़ा नेचर से गुंडे टाइप का व्यक्ति था। अक्सर वो शामली को परेशान किया करता था। इस बात की गवाही वहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने दी। इससे पुलिस को एक बल मिला कि हो ना हो जो कुछ बसंत ने बताया है स्वप्न में देखकर, उसकी बातों में कुछ सच्चाई है। शायद ये शामली को पसंद करता होगा, परेशान करता होगा और उस दिन मौका देखकर उसने शामली के साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की होगी, जिसमें कि शामली ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब उन 4 की खोजबीन शुरू हो गई। काफ़ी खोजबीन करने के बाद एक छात्र ने बताया कि रणबीर कॉलोनी से कुछ दूर सुनसान में एक घर किराए पर ले रखा था, जहां वो और इसके 3 दोस्त अक्सर इकट्ठे होते थे, शराब पीते थे और वहां रहा करते थे। उसकी निशानदेही पे पुलिस ने उस घर को घेर लिया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। काफ़ी सावधानी के बाद पुलिस ने दरवाजे को खटखटाया। अभी भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा क्या है जो अंदर से कोई आवाज़ नहीं दे रहा है? पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया।
दरवाजे के टूटते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने रणबीर और उसके 3 दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी। चारों के मुंह से खून निकले हुए थे। आंखें ऐसे विस्मय से फैली हुई थी जैसे मरने से पहले इन्होंने कोई बहुत ही भयानक चीज़ देखा हो। बहरहाल जो भी हो, इन चारों की मौत पुलिस के लिए एक रहस्य बन गई। सामले की तो पहले से ही रहस्य थी। अब भी किसी को नहीं मालूम चला कि ये चारों कैसे मरे। पुलिस की डायरी में ये केस एक तरह से क्लोज की तरह हो गया, मगर विनोद और बसंत जानते थे कि ये क्या हुआ है। शायद शामली ने अपनी खबर देने के लिए 27 जनवरी की घटना को बसंत को दिखाया था स्वप्न में, और वो विश्वास करे इसके लिए उसने जब वो जागा तब भी एक बार कूद कर उसको दिखाया, ताकि वो स्वप्न समझकर भूल न जाए। और फिर अपनी लाश तक उसने निशानदेही कराई। इतना सब करने के बाद उसने इन चारों से शायद अपना बदला ले लिया होगा। ऐसा सोचते हुए बसंत और विनोद वापस लौट पड़े। उसके बाद से बसंत को कभी वो स्वप्न नज़र नहीं आया। शायद शामली की आत्मा शांति पा चुकी थी।